C231 रंगीन ओएसिस। अपनी आंखें खोलने के बाद ये जियाओ ने सबसे पहले चारों ओर देखा। केवल जब उसे उन्मादी अराजकता ऊर्जा का कोई निशान नहीं मिला तो उसने अपनी दाहिनी छाती की ओर देखा। उसने कपड़े उतारे और आश्चर्यजनक रूप से एक चमगादड़ का टैटू देखा। हालांकि यह एक टैटू था, बल्ला बहुत अधिक जीवंत लग रहा था। इसके अलावा यह बल्ला, इसके पंखों पर वे पैटर्न और वे आंखें, ये जियाओ ने उन्हें पहले एक बार देखा था। ये जियाओ को अचानक वह समय याद आ गया जब यूरोंग ने उसे एक परीक्षण पूरा करने के लिए एक अलग दुनिया में भेजा था। उस समय उन्हें एक दिव्य शिलालेख मास्टर से निपटना पड़ा। उस दिव्य शिलालेख मास्टर ने एक चमगादड़ राजा को कैद कर लिया था और वे उस चमगादड़ राजा के साथ कुछ करने की योजना बना रहा था। हालांकि ये जियो ने चमगादड़ राजा को मुक्त कर दिया। बैट किंग और उसके लाखों चमगादड़ों के रनिक फॉर्मेशन में उड़ने और गायब होने से पहले बैट किंग की आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक उठीं और इससे प्रकाश की लाल किरणें निकलीं जो उसकी दाहिनी छाती के अंदर गायब हो गईं। जब ऐसा हुआ तो ये जियो ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब जब किसी तरह से उसे अराजकता ऊर्जा से निपटने में मदद मिली तो ये जियो समझ गया कि यह चमगादड़ टैटू किसी भी तरह से एक साधारण टैटू नहीं है। सतह पर जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक इसमें कुछ है। बेशक, क्योंकि वे पहले ही बेहोश हो चुका था, उसे पता नहीं था कि टैटू ने उसके चारों ओर अराजकता की ऊर्जा के तूफान के साथ क्या किया। ये जियाओ बस खड़ा हुआ और अपने शरीर की जांच की। कोई दिक्कत न मिलने पर उन्होंने एक बार फिर यात्रा शुरू कर दी। ये जियाओ ने तीव्र इंद्रियों के साथ काले और सफेद रेगिस्तान के माध्यम से अपनी सतर्क यात्रा जारी रखी। वह इस अपरिचित क्षेत्र में छिपे संभावित खतरों से भली भांति परिचित था, जहां का परिदृश्य अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। काले और सफेद विस्तार में अज्ञात खतरों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी जो उसकी निरंतर सतर्कता की मांग कर रही थी। चूंकि 3 दिन बिना किसी घटना के बीत गए, ये जियाओ ने खुद को राहत का एक पल दिया। शायद सबसे बुरा समय उसके पीछे था, या उसने ऐसा ही सोचा था। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इस दिन एक बार फिर उसकी आंखों के सामने एक परेशान कर देने वाली घटना सामने आई। उसके पैरों के नीचे की जमीन खराब होने के लक्षण दिखने लगे। ये जियाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसके आसपास की वास्तविकता ढहने और बिखरने लगी थी। घबराहट ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने खुद को संयमित रहने के लिए मजबूर किया। बहुत जल्द एक बार ठोस जमीन में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगीं, जिससे नीचे एक अशुभ खालीपन दिखाई देने लगा। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। क्षयकारी संसार ने उसके लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था और उसे शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता थी। अपनी इंद्रियों और सहज ज्ञान का उपयोग करते हुए ये जियाओ ने जमीन के कमजोर क्षेत्रों से बचते हुए सावधानी पूर्वक अपने कदमों की गणना की। प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया गया था और उन्होंने अपना ध्यान हमेशा बदलते इलाके पर केंद्रित रखा। फिर भी उनकी सावधानी के बावजूद ये जियाओ ने खुद को एक चुनौती का सामना करते हुए पाया। आगे जमीन का एक हिस्सा अचानक बिखर गया, जिससे उसके पास सीमित विकल्प रह गए। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उसने छलांग लगाई और तेज दिल से दूर तक टेलीपोर्ट किया। यदि उसके पास टेलीपोर्टेशन की क्षमता नहीं होती, भले ही वह ऐसा कर पाता, तो भी वह मुश्किल से जमीन के एक स्थिर टुकड़े पर उतरने में कामयाब होता। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि वह क्षत विक्षत खंड और अधिक ढह गया है और शून्य में विलीन हो गया है। अपनी दुर्दशा की गंभीरता को महसूस करते हुए ये जियाओ की धड़कन तेज हो गई। वह समय के विरुद्ध दौड़ में था।
अपना संतुलन बनाए रखते हुए क्षयकारी दुनिया में भ्रमण कर रहा था। नीचे का खालीपन उसे परेशान कर रहा था। यह उस खतरनाक स्थिति की लगातार याद दिला रहा था जिसमें वह गिर गया था। अपने दिल और दिमाग में अत्यधिक सतर्कता के साथ ये जियाओ आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी ऊर्जा अपना संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित की। खस्ताहाल दुनिया ने उसके हर कौशल का परीक्षण किया, उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद ये जियाओ के प्रयास सफल हुए। वह अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र में पहुंच गया। क्षयकारी दुनिया का खतरा धीरे धीरे उसके पीछे कम हो गया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन कम से कम इससे उसे राहत का एक पल मिल गया। उसने एक और अप्रत्याशित खतरे पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया था। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा था कि खतरे से आसानी से निपट लिया गया है, लेकिन वास्तव में यह येजिओ के लिए बहुत खतरनाक था। इस खतरनाक स्थिति से निपटने में जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक मदद की वह थी उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता। जब भी वह अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकता देखता तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चला जाता। इससे इस खतरे से उनकी यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान हो गई। जैसे ही उसने काले और सफेद रेगिस्तान के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, ये जियाओ को पता था कि वह अपनी सतर्कता को कम नहीं होने दे सकता। इस अज्ञात विशाल विश्व में अनकही चुनौतियां हैं और उनमें से प्रत्येक खतरनाक है। यदि वह इस स्थान को जीवित छोड़ना चाहता है तो उसे अत्यधिक सावधान रहना होगा। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने एक बार फिर अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी ओर काले और सफेद रेगिस्तान के एक निश्चित हिस्से में हान जियांग को भारी कदमों से चलते देखा जा सकता था। जैसे ही हान जियांग काले और सफेद रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार से गुजर रहा था, उसका थका हुआ रूप उसकी थकावट को बयां कर रहा था। उनका हर कदम संघर्षपूर्ण था। उनका पीला रंग काले और सफेद परिवेश के विपरीत था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका दृढ़ संकल्प ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें उसकी प्रत्येक शक्ति का उपयोग किया गया हो। रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है और हान जियांग की ऊर्जा हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही थी। उनका शरीर मानो ऑटो पायलट पर चल रहा था, जो उनकी भावना और बाधाओं के बावजूद जारी रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित था। उसकी सांसें उखड़ गईं और कठिन हो गईं। फिर क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी। हान जियांग की थकी हुई आंखें एक मनमोहक दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं। उसने रंगहीन दुनिया के बीच में जीवंत रंग की एक झील देखी। विरोधाभास चौंकाने वाला था और एक पल के लिए हान जियांग ने सवाल किया कि क्या उसका थका हुआ दिमाग उसके साथ चालें खेल रहा है। क्या यह असली है या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे मतिभ्रम हो रहा होगा। ऐसा लगता है कि मेरी थकावट ने मेरा सर्वश्रेष्ठ छीन लिया है। हान जियांग को संदेह था, लेकिन उसने फिर भी देखने का फैसला किया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, झील की वास्तविकता निर्विवाद होती गई। वह क्रिस्टल साफ पानी को कीमती रत्नों की तरह चमकता हुआ देख सकता था, जो नीले रंग को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो बादल रहित आकाश की तरह चमक रहा था। पानी की सतह के नीचे हल्के सुनहरे रेत एक छिपे हुए खजाने की तरह फैले हुए थे और नाजुक जलीय पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे, जिससे शांत दृश्य में जीवन का स्पर्श जुड़ गया। विभिन्न रंगों की मछलियां पानी में चंचलता से उड़ती थीं, जिससे गति की लहरें और जीवन शक्ति का एहसास होता था। एक संक्षिप्त क्षण के लिए हान जियांग की थकावट पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। वह अप्रत्याशित गुलिस्तान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसकी जीवंत सुंदरता उस उजाड़पन से बिल्कुल विपरीत थी जिसका वह पिछले कुछ वर्षों में आदी हो गया था।
उसने जंगल पार करते हुए 1 साल बिताया था, और इस काले और सफेद रेगिस्तान में उसने वास्तव में पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए थे। और आखिरकार इस दुनिया में बिना रंगों के पूरे 3 साल बिताने के बाद आखिरकार उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसके दिल को तसल्ली दी और उसे वास्तविकता के स्पर्श का एहसास कराया। इस छायाहीन दुनिया में आखिरकार उसने कुछ जीवंत चीज देखी। ऐसा लग रहा था कि रंग उसकी थकी हुई हड्डियों में जान फूंक रहे हैं, और उसके भीतर ऊर्जा की एक चिंगारी फिर से जगा रहे हैं। नई ऊर्जा के साथ हान जियांग झील के किनारे पर पहुंचा। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ नीले पानी में डुबोया और अपनी त्वचा पर उसकी ठंडक महसूस की। ऐसा लग रहा था मानो झील ने एक रास्ता के बीच रंगों के अभयारण्य की तरह अपनी ही एक दुनिया बसा रखी हो। जैसे ही उसने झील की गहराई में देखा, हान जियांग की थकी हुई आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस रंगीन गुलिस्तान की खोज एक अनुस्मारक थी कि सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी सुंदरता और जीवंतता अभी भी मौजूद हो सकती है। और इसलिए हान जियांग ने इन 3 वर्षों में रास्ते में आने वाली कई चुनौतियों के बाद शांति के एक पल के लिए रंगीन झील के किनारे आराम किया। रंगीन गुलिस्तान की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता में खोए हान जियांग का दिल अचानक धड़कने लगा, जिससे वह अपनी याददाश्त से बाहर हो गया। वृत्ति ने तुरंत काम किया और बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से झील के किनारे अपनी जगह से पीछे हट गया। उनकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं, उनकी इंद्रियां आसन खतरे के प्रति सचेत थीं। जैसे ही हान जियांग दूर चला गया, जिस जमीन पर उसने कुछ क्षण पहले कब्जा किया था वह अचानक और भयानक ताकत से फट गई। सतह के नीचे से एक विशाल कीड़ा निकल रहा था। इस कीड़े का शरीर नुकीले, खतरनाक शल्कों से ढका हुआ था। इस प्राणी की अचानक उपस्थिति ने हान जियांग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, जो उसे उस खतरनाक दुनिया की याद दिलाती थी जिसमें उसने यात्रा की थी। शल्क कृमि का विशाल रूप आगे की ओर झुका हुआ था, उसका फैला हुआ मावा नुकीले दांतों की पंक्तियों से पंक्तिबद्ध था। शिकार के लिए उसकी भूख स्पष्ट थी, और यदि हान जियांग एक क्षण भी अपनी जगह पर रुकता तो वे खुद को उस राक्षसी प्राणी के चंगुल में फंसा हुआ पाता। राहत और एड्रेनालाइन के मिश्रण के साथ हान जियांग ने देखा कि स्केल्ड वर्म का हमला अपना निशान चूक गया। उसका दिल लगातार धड़कता रहा। कृमि का निकट चूकना अज्ञात क्षेत्र में छिपे वर्तमान खतरे की याद दिलाता था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 132 अध्याय 232 कृमि को मारना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हफ इंग्लिस्तान से कुछ मीटर की दूरी पर हान जियांग को सांसों के लिए हाम फूकते देखा जा सकता था। वह पहले से ही थका हुआ था। अब जब उसे भागने के लिए जल्दी से ऊर्जा का संचार करना था, तो उसे लगा कि उसका शरीर टूट रहा है। यह उसके थके हुए शरीर के अचानक हरकत में आने के कारण हुए दर्द के कारण हुआ। वह मरुद्यान, जिसने शुरू में राहत प्रदान की थी, अब बाल बाल बचने का दृश्य बन गया है। यह याद दिलाता है कि शांति के क्षण भी तेजी से संकट के क्षणों में बदल सकते हैं। जोर से सांस लेते हुए हान जियांग ने अपने चारों ओर सावधान दृष्टि डाली। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। मुठभेड़ ने एक ज्वलंत अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि इस बेरंग दुनिया में खतरा किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है, और अस्तित्व त्वरित सोच और निर्णायक कार्यवाही पर निर्भर करता है। जैसे ही हान जियांग प्राणी की अचानक और भयानक उपस्थिति के सामने खड़ा हुआ, उसका दिल भय और सावधानी के मिश्रण से धड़कने लगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका जीवन अधर में लटका हुआ है, और उसे इस स्केल्ड कीड़े के चंगुल से बचने का रास्ता खोजने की जरूरत है। अर्घ कमबख्त जानवर हताशा ने उसकी प्रवृत्ति को बढ़ा दिया, और एक पल की भी झिझक के बिना
हान जियांग ने एक शक्तिशाली दहाड़ निकाली। ध्वनि हवा में गूंज उठी, जो जीवित रहने की उसकी इच्छा की कच्ची अभिव्यक्ति थी। यह एक प्रारंभिक पुकार थी, मानो यह घोषणा हो कि वह बिना लड़े नहीं हारेगा। चीख, लेकिन जैसे ही हान जियांग की दहाड़ गूंजी, एक ठंडी प्रतिक्रिया हवा में भर गई। उसके सामने मौजूद प्राणी ने एक पीड़ादायक चीख निकाली। यह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था कि यह उसके अस्तित्व को भेद रही है। हान जियांग के हाथों ने सहजता से उसके कानों पर गोली चलाई, जिससे कान फटने वाले शोर को रोकने का प्रयास किया गया। फिर भी जब उसने ऐसा किया, तो उसके कानों में तेज दर्द हुआ और उसे अपने सिर के किनारों से गर्मी महसूस हुई। उसके कान से खून बह रहा था। पीड़ादायक एहसास के एक क्षण में हान जियांग ने प्राणी के हमले की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया। यह एक विनाशकारी ध्वनि तरंग हमला था जिसने उसे घायल और कमजोर बना दिया था। इस एहसास ने उसे एक शारीरिक आघात की तरह मारा। उसकी इंद्रियां इस हमले से लड़खड़ाने लगीं। उसने अपने दांत बींच लिए, दर्द और चक्कर आने लगा। उसका दिमाग लड़ाई का रुख मोड़ने का रास्ता खोजने में तेजी से दौड़ रहा था। उसके कान अभी भी बज रहे थे और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं। हान जियांग को पता था कि वे पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस समय कीड़ा एक बार फिर हान जियांग की ओर झपटा। अपनी हर शक्ति को समेटते हुए हान जियांग ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और उसे अपने अंगों में प्रवाहित किया। वह हताशा से पैदा हुई गति और चपलता के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही कीड़ा उसकी ओर लपका, वह एक और भाग गया। टकराना बूम कीड़े का विशाल रूप जमीन पर जा गिरा जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कीड़े की चीख ने न केवल हान जियांग के कानों को घायल कर दिया था, बल्कि उसे विचलित भी कर दिया था। उन्होंने अपनी स्थिति वापस पाने के लिए संघर्ष किया। जब वह ईमानदार और अपने अर्थ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसे अपनी दृष्टि तैरती हुई भी महसूस हुई। उसकी हर हरकत एक महान प्रयास की तरह महसूस हो रही थी। उसका शरीर दर्द और थकान के खिलाफ विरोध कर रहा था। हान जियांग जानता था कि उसे तेजी से कार्यवाही करने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प के उभार के साथ उसने अपनी ऊर्जा को एक बार फिर केंद्रित किया। अपनी आंतरिक शक्ति के भंडार पर ध्यान केंद्रित किया। अपने कानों में बजने वाली घंटियों और धड़कते दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने हमले से कीड़े के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का फैसला किया। हान जियांग के अस्तित्व से ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा, बल्कि एक झटके की लहर सीधे कीड़ा पर लक्षित हुई। उसके हमले की शक्तिशाली कृमि से टकराई, जिससे एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा हुआ जिससे प्राणी लड़खड़ा कर वापस चला गया। उनके संघर्ष से जमीन कांपने लगी। युद्ध की तीव्रता से हवा भी चटकने लगी। जैसे ही धूल जमी, हान जियांग जोर से हाम फूंकते हुए खड़ा हो गया। उसकी छाती परिश्रम से फूल रही थी। उससे पहले के कीड़े ने नुकसान के लक्षण दिखाए थे, उसका एक समय खतरनाक रूप अब स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया है। फिर भी हान जियांग अछूता नहीं था। उसके कानों से अभी भी खून बह रहा था और मुठभेड़ के तनाव से उसका शरीर दर्द कर रहा था। लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। अपनी आंखों में तीव्र चमक के साथ हान जियांग ने दूसरे दौर के लिए तैयारी की। लड़ाई काले और सफेद रेगिस्तान के मध्य में इच्छा शक्ति और ताकत के टकराव की तरह भड़क उठी। हान जियांग का अस्तित्व अधर में लटका हुआ था और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह विजयी हो, अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। चाहे मुझे कुछ भी झेलना पड़े, मैं इस दुनिया से जिंदा निकल रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं बाहर निकलूंगा। और जो कोई भी मेरे रास्ते में चट्टान बनने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगा। उनका अस्तित्व पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हान जियांग का दृढ़ संकल्प चमक उठा।
विपरीत परिस्थितियों में भी उसका संकल्प अटल था। वह अब लड़खड़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, तब नहीं जब उसका जीवित रहना अधर में लटका हुआ था। उसके सामने मौजूद कीड़ा ने भले ही विनाशकारी ध्वनि तरंग हमला कर दिया हो, लेकिन हान जियांग ने माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की ठान ली थी। दर्द के बावजूद अपने दांत पीसते हुए और कानों में घंटियां बजते हुए हान जियांग ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कृमि के निरंतर हमले का मुकाबला करने का तरीका खोजने के लिए उसकी चाल का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी। उन्होंने युद्ध के लिए तैयार रुख अपनाया। यह ऐसा था मानो उसके शरीर की हर कोशिका इस लड़ाई के लिए समर्पित थी, और उसने डर को अपने कार्यों पर हावी होने से इनकार कर दिया। जैसे ही स्केल कीड़ा एक बार फिर से उछला, हान जियांग की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। वह प्राणी के तड़पते हुए जबड़े से बाल बाल बचकर एक ओर चला गया। ऊर्जा की वृद्धि के साथ उसने अपनी ताकत को तेज और गणनात्मक हमलों की एक श्रृंखला में लगा दिया। उसकी मुट्ठियां कृमि के तराजू से जुड़ी हुई थीं। प्रत्येक वार का उद्देश्य उसकी सुरक्षा को कमजोर करना था। टकराना बूम टकराना लड़ाई जारी रही और दूर से ऐसा लग रहा था मानो चपलता और पार्श्विक शक्ति का नृत्य हो रहा हो। हान जियांग की हरकतें धुंधली होगी क्योंकि वे प्राणी के चारों ओर घूम रहा था, सटीकता और कौशल के साथ प्रहार कर रहा था। वह अपने शरीर पर तनाव महसूस कर सकता था। मुठभेड़ की मार उसे थका रही थी, लेकिन वह रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अभी नहीं। कीड़ा नए जोश के साथ लड़ा, उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। हान जियांग ने दर्द के कारण अपने दांत बींच लिए थे। उसका दृढ़ संकल्प और जीने की इच्छा उसे आगे बढ़ा रही थी। मुझे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। मुझे इस खतरनाक कीड़े को मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हान जियांग चकमा देते हुए बुदबुदाया और इस खतरनाक कीड़े को मारने या कम से कम इससे दूर जाने के तरीके के बारे में सोचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और फिर हान जियांग के दिमाग में एक योजना बनी। अपने ज्ञान और सहज ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। सीधे हमले के बजाय उसने कृमि के कमजोर स्थानों को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मुट्ठी स्वप्निल चांदी की रोशनी से चमक उठी और उसके वार अधिक सटीक हो गए। अब उसका प्रत्येक झटका कृमि के कवच की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए लगाया गया प्रतीत हो रहा था। वह हान जियांग कीड़े के सिर के ठीक ऊपर दिखाई दिया और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। हालांकि मैं एक गंभीर डाकू हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता। हालांकि मैं थक गया हूँ, फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जैसे ही हान जियांग ने बुदबुदाया, उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। उसके हाथ की तलवार भी चांदी की तरह चमक रही थी और अचानक उसके बगल में 8 और तलवारें हवा में दिखाई दीं। एक प्रहार 9 के बराबर है। हेवन पियर्सर जैसे ही 9 तलवारें चांदी की रोशनी से चमकीं, उन्होंने कीड़े के विशाल शरीर में छेद कर दिया, जिससे कीड़ा दर्द से कराहने लगा। दर्द सहने की कोशिश करते हुए इसने अपना शरीर मोड़ लिया। हालांकि दर्द इतना ज्यादा था कि थोड़े समय में इसे सहन करना संभव नहीं था। हान जियांग के इस हमले ने कृमि के शरीर में 9 अलग अलग स्थानों से छेद किया। प्रत्येक स्थान एक कमजोरी थी। इससे कीड़ा हमला जारी रखने में असमर्थ हो गया और इससे हान जियांग को अंतिम झटका भी लगा। हान जियांग ने अराजकता की हर ऊर्जा को अपने हाथ में इकट्ठा करके मुट्ठी बना ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर हवा में स्वर्णिम ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। बहुत जल्द सुनहरी ऊर्जा पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में समाहित हो गई, जिससे हान जियांग की मुट्ठी सुनहरी हो गई। सुनहरी मुट्ठी एक शक्तिशाली प्रहार के साथ, जो उसका अंतिम हमला भी था, हान जियांग ने स्केल्ड वर्म के निचले हिस्से पर एक निर्णायक प्रहार किया। टकराना हान जियांग का मुक्का कीड़ा के सबसे कमजोर बिंदु पर लगा, जिससे हवा में धमाके की आवाज गूंज उठी।
चिल्लाओ। जमीन पर गिरने से पहले कीड़े ने एक आखिरी तीखी चीख निकाली। आखिरकार हार हुई। आखिरकार इसे मार दिया गया। हफ हफ हफ। हान जियांग कीड़े के शरीर के ऊपर हाम फूटा हुआ खड़ा था। उसकी छाती थकावट और विजय से फूल रही थी, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। लड़ाई का असर हान जियांग पर पड़ा। उसके शरीर में दर्द हुआ और कान से खून बहता रहा। लड़ाई के दौरान उसे कृमि द्वारा उत्पन्न बहुत सारी ध्वनि तरंगों को सहन करना पड़ा, और इससे न केवल हान जियांग के कानों को बल्कि उसके आंतरिक अंगों को भी भयानक चोट पहुंची। हान जियांग को पता था कि अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उसे आराम करने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। जैसे ही उन्होंने काले और सफेद रेगिस्तान का सर्वेक्षण किया, हान जियांग का दृढ़ संकल्प अटल रहा। उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक सोच के माध्यम से विजयी होकर एक और अप्रत्याशित खतरे पर काबू पा लिया था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या वे आने वाले खतरे, यदि कोई हो, के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स और 33 अध्याय 233 भ्रामक शिकारी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन काले और सफेद रेगिस्तान के विशाल विस्तार में ये जियाओं की आकृति को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। उसे इस बेरंग दुनिया में आए हुए 2 साल हो गए थे और इस दौरान उसे अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने उसकी काबिलियत की परीक्षा ली थी। प्रत्येक चुनौती जीवित रहने की एक परीक्षा थी, जिसे पारित करने के लिए उनकी बहुत सारी बुद्धिमत्ता और साहस की आवश्यकता थी। प्रत्येक चुनौती खतरे से भरी थी जो ये जियाओं की जान ले सकती थी। सौभाग्य से ये जियाओं के पास कई तरकीबें थीं, इसलिए वे हर बार विजेता के रूप में वापस आने में सक्षम था। प्रत्येक नए खतरे के साथ ये जियाओं ने उनसे निपटने के लिए अपनी ताकत और संसाधनशीलता जुटा ली थी। चाहे वह एक भयानक भगोड़े अराजक जानवर के जबड़े से बचना हो या खतरनाक इलाके में नेविगेट करना हो, उसने प्रत्येक बाधा का डट कर मुकाबला किया था। काला और सफेद रेगिस्तान एक क्षमा न करने वाला परिदृश्य साबित हुआ था, जहां अप्रत्याशित हर कोने में छिपा हुआ था। अपने दृढ़ संकल्प और अपने परिवेश की गहरी समझ के माध्यम से ये जियाओ हर संकट पर काबू पाने में कामयाब रहा। उनकी मुठभेड़ों ने न केवल उनकी युद्ध कौशल का परीक्षण किया बल्कि उनकी रणनीतिक सोच को भी निखारा। प्रत्येक सफल पलायन के साथ उसे अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ प्राप्त हुई। चुनौतियों के बीच ये जियाओ ने छिपे हुए लाभों की भी खोज की। ये पुरस्कार विभिन्न रूपों में आए थे, दुर्लभ जड़ी बूटियों से जो उनकी जीवन शक्ति को बढ़ाते थे, प्राचीन स्क्रॉल तक जो गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। उन्हें कुछ दुर्लभ फल भी प्राप्त हुए जिनसे उनकी खेती में लाभ हुआ। प्रत्येक खोज ने उनके विकास में योगदान दिया, जिससे उनकी खेती मेजर सेंट दायरे के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक बढ़ गई। इन 2 वर्षों के अनुभवों ने ये जियाओं को और अधिक दुर्जय योद्धा के रूप में आकार दिया था। उनकी चालें अधिक तरल थीं, उनकी प्रवृत्ति अधिक तीव्र थी, और उनका लचीलापन अटूट था। उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों ने उसे कगार पर धकेल दिया था, जिससे उसे जीवित रहने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। काले और सफेद रेगिस्तान में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। ये जियाओ ने अपना अन्वेषण जारी रखा। उसकी आंखें खतरे या अवसर के किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। वह अब विपत्ति की भट्टी में तपा हुआ एक योद्धा था। जैसे ही वह चला, उसकी लड़ाइयों और जीत की यादें उसके सामने चमक उठीं। प्रत्येक मुठभेड़ एक सीढ़ी थी जो उन्हें विकास और ज्ञानोदय के पथ पर आगे बढ़ा रही थी।
जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उनसे न केवल उनकी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण हुआ, बल्कि उनकी अपनी क्षमताओं के बारे में समझ भी गहरी हुई। हर गुजरते दिन के साथ ये जियाओ का संकल्प मजबूत होता गया। वह जानता था कि काले और सफेद रेगिस्तान में अधिक चुनौतियां हैं, और इसलिए उसे अधिक खतरों से निपटना है। लेकिन वह विचलित नहीं हुए। ज्ञान और अडिग भावना से लैस होकर वे आगे बढ़ता रहा और अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यात्रा कठिन थी, लेकिन परिवर्तनकारी भी थी। ये जियाओ एक दृढ़ योद्धा से एक युद्ध कठोर उत्तरजीवी के रूप में विकसित हुआ था। उनकी मुठभेड़ों के निशान उनकी ताकत और लचीलेपन की याद दिलाते हैं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ता गया, प्रत्येक कदम इस श्वेत-श्याम दुनिया में अपना रास्ता बनाने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। काला और सफेद रेगिस्तान फैला हुआ है, इसके रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अपने दिल को क्षितिज पर सेट करके ये जियाओ आगे बढ़ गया, और आगे आने वाली किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। इन 2 वर्षों में न तो ये जियाओ ने लोटस ऑफ कैओस से संपर्क किया और न ही लोटस ऑफ कैओस ने उससे संपर्क किया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच एक मौन समझ थी। ये जियाओ हर खतरे से खुद निपटना चाहता था, और अराजकता का कमल चाहता था कि ये जियो जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े। और ये खतरे जिनका वह इस रंगहीन रेगिस्तान में सामना कर रहा है, निश्चित रूप से ये जियाओ के त्वरित विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही ये जियाओ ने काले और सफेद रेगिस्तान के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, वह अचानक रुक गया। केवल मैं, ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसे बस कुछ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बहुत भ्रामक लगने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या महसूस किया है। जैसे ही ये जियाओ हैरान हुआ, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है। यह नया खतरा था इल्यूसरी प्रीडेटर्स। हाँ, ये वास्तव में चालाक कराजब जानवर थे जो भ्रम पैदा कर सकते थे और अपने शिकार को भ्रमित और गुमराह कर सकते थे। अचानक परिवेश बदल गया, और ये जियाओ ने खुद को भयंकर शिकारियों की मृग तृष्णा से घिरा हुआ पाया, जो हमला करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले, ये जियाओ भ्रम से भ्रमित था। उसके आसपास की दुनिया उसकी धारणा को विकृत करते हुए मूर्ति और विकृत होती दिख रही थी। उसने वास्तविकता को धोखे से अलग करने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकता। वह सामान्य तरीकों से वास्तविकता और धोखे के बीच अंतर नहीं कर सका। अंतर्दृष्टि की आंखें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियो अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करने वाला था, लेकिन इस समय अराजकता के कमल ने प्रतिक्रिया की। इसने 2 साल बाद ये जियाओ से कहा, मत करो। अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग मत करो। इस स्थान में अपने अनुभवों को याद रखें। मार्गदर्शन के लिए अपनी वृत्ति का उपयोग करें। ये जियाओ स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। उन्होंने अब अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया। इस खतरे पर काबू पाने के लिए उसे अपनी अंतरात्मा और अपने अनुभवों पर भरोसा करना होगा। एक गहरी सांस के साथ ये जियाओ ने अपना पहरा बढ़ाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। भ्रामक शिकारियों ने सभी कोणों से उस पर हमला किया। उनके प्रेत रूपों ने उनके वास्तविक स्थान को इंगित करना कठिन बना दिया। लेकिन ये जियाओ अभिभूत होने वाला नहीं था। मैं आपकी चालों में नहीं फंसूंगा, ये जियाओ बुदबुदाया। उसकी आवाज बेरंग परिदृश्य में गूंज उठी। ये जियाओ की मुट्ठियां उसके हथियार बन गईं,
और उसने 3 फॉर्म्स ऑफ लन टर्निंग सील की शक्ति को उजागर किया। प्रथम प्रपत्र भूमि सील उनके वार सटीक और शक्तिशाली थे, जिससे उनके आसपास का भ्रम टूट गया। उसके हमलों की सदमे तरंगों ने भ्रामक मृग तृष्णा को बाधित कर दिया, जिससे खतरे की वास्तविक प्रकृति का पता चल गया। जैसे जैसे भ्रामक शिकारी फिर से संगठित हुए, ये जियाओ का दृढ़ संकल्प और भी अधिक चमक उठा। उसने सेकेंड फॉर्म ग्रेटलैंड सील की ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी मुट्ठियां वज्र की तरह नीचे गिर रही थीं। उसके प्रहारों के बल से जमीन कांपने लगी और उसके लगातार हमले के सामने भ्रम की स्थिति डगमगा गई। लेकिन भ्रामक शिकारी लचीले थे। उन्होंने और भी अधिक ठोस भ्रमों के साथ जवाबी कार्यवाही की, धोखे का एक भ्रामक चक्रव्यूह तैयार किया। बदलते परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए ये जियाओ ने अपनी मुट्ठियां बींच लीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं छोटे भ्रमों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज संकल्प से भरी थी। अटूट फोकस के साथ ये जियाओ ने लन टर्निंग सील के तीसरे रूप की विनाशकारी शक्ति का उपयोग किया। लन टर्निंग सील उसकी मुट्ठियां धुंधली होगी क्योंकि उसने ऊर्जा का एक बवंडर फैलाया, जो भ्रम को पूरी ताकत से तोड़ रहा था। इस हमले में ये जियों की डार्क फोर्स की समझ भी शामिल थी, और इसके कारण उसके हमले के प्रभाव से बेरंग दुनिया का ताना बाना ही विकृत हो गया। हालांकि यह दुनिया अराजकता के पिछले राजा द्वारा बनाई गई थी। इस तरह दुनिया को तोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है? लड़ाई जारी रही। प्रत्येक हमला ये जियाओ के दृढ़ संकल्प और कौशल का प्रमाण है। उसने चकमा दिया और प्रतिकार किया। उसकी हरकतें तरहल और गणनात्मक थीं। मैं तुम्हारे भ्रम को समझ सकता हूँ, ये जियाओ ने खर्राटा लिया। उसकी मुट्ठियां ऊर्जा से चमक उठीं और वह एक के बाद एक मृग तृष्णाएं तोड़ता गया। धीरे धीरे भ्रमर कमजोर पड़ने लगे। युद्ध के मैदान पर उनकी पकड़ कम होने लगी। ये जियाओ की दृढ़ तरंग ला रही थी। उसकी अटूट भावना भ्रामक पर्दे को तोड़ रही थी। एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने अंतिम भ्रम को दूर कर दिया और केवल भ्रामक शिकारियों के पराजित रूपों को छोड़ दिया। भारी सांस लेते हुए ये जियाओ लड़ाई के बाद के बीच खड़ा था। काला और सफेद रेगिस्तान उनकी विजय का मंच था, यहाँ तक कि सबसे चालाक दुश्मनों पर भी विजय पाने की उनकी क्षमता का गवाह था। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ ये जियाओ ने अंततः उन भ्रामक शिकारियों को देखा जो बदले में उसे भी देख रहे थे। पहले ये जियाओ ने केवल इन जानवरों द्वारा बनाए गए भ्रम को तोड़ा था, और अब उनकी देखभाल करने का समय आ गया है। एक गहरी सांस के साथ ये जियो ने इल्यूसरी प्रेडेटर्स के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला शुरू किया। जैसे जैसे वह सटीकता और शक्ति से वार करता था, उसकी मुट्ठियां धुंधली हो जाती थीं। प्रत्येक प्रहार अराजक जानवरों के हृदय पर लक्षित था, जिससे वे एक एक करके मारे गए। जैसे ही उसकी मुट्ठियां जानवरों से जुड़ी, जानवरों के शरीर में विस्फोट हो गया और वे मर गए। उसके चारों ओर का काला और सफेद रेगिस्तान हिल गया और डगमगा गया। ये जियाओ का लगातार हमला रंग ला रहा था और जीत उसकी पहुंच में लग रही थी। यह जानते हुए कि वे मर सकते हैं, कैओस बीस्ट्स ने भी जवाबी कार्यवाही की, लेकिन ये जियाओ ने चकमा दिया और बुनाई की। उसकी हरकतें सुंदर और गणनात्मक थीं। एक तेज अपरकट के साथ उसने एक अराजक जानवर को मार डाला जो उसके करीब आ रहा था। कैओस बीस्ट्स ने जवाबी कार्यवाही की। जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती गई, उनके हमले और अधिक हताश होते गए। लेकिन ये जियाओ अडिग था। उसका ध्यान अटल था। वह अब उनकी चालों को समझ सकता था, उनकी हर हरकत का अंदाजा लगा सकता था। अंत में एक शक्तिशाली प्रहार के साथ ये जियाओ ने एक ऐसा प्रहार किया जिसने शेष अराजक जानवरों को तुरंत मार डाला। युद्ध का मैदान खामोश हो गया।
एक समय धमकी देने वाले शिकारी लुप्त होती गूंज के अलावा और कुछ नहीं रह गए। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी सांस ले पाता, ये जियाओ की नजर कुछ ही दूरी पर एक मरुद्यान पर पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 134 अध्याय 234 रहस्यमय हॉल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सभी भ्रामक अराजक जानवरों को मारने के तुरंत बाद ये जियाओ की नजर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य पर पड़ी। एक इंग्लिस्तान क्रिस्टल स्पष्ट पानी से भरी एक झील। इंग्लिस्तान एक मृग तृष्णा की तरह झिलमिलाता हुआ लग रहा था। इसके जीवंत रंग काले और सफेद रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट रूप से उभर रहे थे। नीला पानी एक अनमोल रत्न की तरह चमक रहा था, जो नीचे की हल्की सुनहरी रेत को प्रतिबिंबित कर रहा था। ये जियाओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने रंगहीन दुनिया में इस अप्रत्याशित इंग्लिस्तान को देखा। एक इंग्लिस्तान, एक रंगीन। ये जियाओ ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक किसी ऐसी चीज के सामने आ जाएगी जो पूरे काले सफेद रेगिस्तान के विपरीत रंगीन होगी। वह इस रेगिस्तान में 2 साल से अधिक समय से था। वह पहले से ही काले और सफेद रंग का आदी हो चुका है। उसकी आंखें इस बेरंग दुनिया को अपना चुकी थीं। हालांकि अब जब वह जीवंत रंगों से भरी झील को देख रहा था तो उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया। उसकी थकावट क्षण भर के लिए भूल गई थी। ये जियाओ ने इंग्लिस्तान की ओर सतर्क कदम उठाए। वह पानी के किनारे उगी हरी भरी घासों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उनका चमकीला हरा दृश्य आसपास के उजाड़ और रंगहीन वातावरण से बिल्कुल विपरीत था। रंग बिरंगी मछलियां पानी की सतह के नीचे फुदकती हुई देखी जा सकती थीं। उनकी चाल मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जैसे ही वह इंग्लिस्तान के किनारे पर पहुंचा, ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर में एक बहुत ही आरामदायक सांस चली। ये जियाओ फिर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों को ठंडे पानी में डुबोया। यह उसकी त्वचा पर ताजा महसूस हुआ। उसने एक मुट्ठी पानी उठाया और उसे अपने होठों तक लाया। उसकी शुद्धता का स्वाद लिया। उनकी जिज्ञासा शांत हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे काले और सफेद की पूरी दुनिया से बिल्कुल विपरीत बनाता है। ये जियाओ ने हर विवरण को ध्यान में रखते हुए इंग्लिस्तान के चारों ओर नजर डाली। उसने पानी की सतह पर नृत्य कर रही नाजुक लहरों को देखा। उनकी कोमल गति एक सुखद धुन पैदा कर रही थी। एक रंगी दुनिया के बीच यह इंग्लिस्तान जीवन और जीवंतता का स्वर्ग जैसा लग रहा था। ये जियाओ को पता नहीं था कि यह इंग्लिस्तान उसकी समझ से परे महत्व रखता है। यह वही इंग्लिस्तान था जिसका हान जियांग ने पहले सामना किया था, लेकिन उनके रास्ते अभी भी पार नहीं हुए थे और ये जियाओ काले और सफेद की इस रहस्यमय दुनिया में हान जियांग की उपस्थिति से अनजान थे। जैसे ही वह इंग्लिस्तान को देखता रहा, ये जियाओ के विचार घूमने लगे। रंगहीन दुनिया में यह इंग्लिस्तान उन अप्रत्याशित आश्चर्यों का गवाह बनकर खड़ा था जो अज्ञात से सामने आ सकते थे। यह एक अनुस्मारक था कि चुनौतियों और खतरों के सामने भी सुंदरता और सांत्वना पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक संतुष्टता के साथ ये जियाओ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके अंदर एक ताजगी की भावना दौड़ रही थी। वह जानता था कि वे अधिक देर तक नहीं टिक सकता, कि इस रहस्यमय रेगिस्तान में और भी परीक्षण उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए उसने खुद को राहत के एक पल की अनुमति दी। इंग्लिस्तान की उपस्थिति और इससे मिली शांति की क्षणभंगुर अनुभूति का आनंद लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिस्तान अजीब ऊर्जा बिखेर रहा था, जिसने शरीर और आत्मा दोनों को स्फूर्तिवान बना दिया था। ये जियाओ महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत लौट रही है।
उसकी थकान की जगह एक नई जीवन शक्ति ने ले ली है। वह जीवंत गुलिस्तान और काले और सफेद परिदृश्य के बीच के अंतर पर आश्चर्यचकित थे। उसका मन सवालों से गूंज उठा। इस श्वेत शाम क्षेत्र में इतना जीवंत गुलिस्तान कैसे मौजूद हो सकता है? क्या यह महज भ्रम था, नजर का धोखा था, या क्या इसका कोई गहरा महत्व था, इस स्थान के रहस्यों का कोई सुराग? ये जियाओं की नजर गुलिस्तान पर टिकी हुई थी। उसके विचार चिंतन का बवंडर थे। उन्होंने इस अप्रत्याशित राहत के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस की। उन निरंतर चुनौतियों से राहत का एक क्षण जिसका उन्होंने सामना किया था। जैसे ही ये जियाओ ने इंग्लिस्तान को देखा, विचारों में खो गया। अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र को पार करते हुए एक झलक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह झलक झील की गहराई से आई थी। वह वहां केवल एक सेकंड के लिए था। उस क्षण भंगुर क्षण में ये जियाओ ने झील की गहराई से निकलने वाली एक फीकी आभा को महसूस किया। यह एक छोटी सी उपस्थिति थी, लगभग अगोचर, फिर भी इसने उसके भीतर कुछ हलचल मचा दी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हुआ था, सनसनी उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। ऐसा लगा मानो आभा हवा में पिघल गई हो और पीछे कोई निशान न रह गया हो। ये जियाओ ने पलकें झपकाईं। उसका दिमाग इस अप्रत्याशित घटना को समझने के लिए दौड़ रहा था। ये जियाओ ने यहाँ तक सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, लेकिन फिर उसने संदेह जताते हुए अपना सिर हिला दिया। किसी भी संदेह को दूर करते हुए निश्चितता की भावना उसके मन में बस गई। वह जानता था कि जो कुछ उसने महसूस किया था वह उसकी कल्पना मात्र नहीं थी। यह एक वास्तविक और मूर्त संबंध था, चाहे वह संक्षिप्त ही क्यों ना हो। अपने दिल में दृढ़ विश्वास के साथ वह खुद से बुदबुदाया, मुझे यह महसूस हुआ, मुझे इस पर यकीन है। झील की गहराई में कुछ है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ये जियाओ ने अपना मन बना लिया। उस रहस्यमय आभा के स्रोत को उजागर करने के लिए उसे झील की गहराई का पता लगाना था। एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ वह पानी की धार के करीब एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजर नीले विस्तार पर टिकी थी। वह बुदबुदाया, यह गोता लगाने और देखने का समय है कि वहां क्या है। अपना साहस जुटाते हुए ये जियाओ ने पानी में छलांग लगा दी। उसका शरीर छींटों के साथ सतह से कट गया। ठंडे पानी ने उसे घेर लिया और वह प्रत्याशा और उत्साह के मिश्रण से प्रेरित होकर नीचे की ओर तैरने लगा। जैसे ही वह नीचे उतरा, पानी उसके चारों ओर बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया मंद पड़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही वह झील में गहराई तक गया, ये जियाओ का दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। पानी के नीले रंग ने उसे घेर लिया, जिससे एक अलौकिक माहौल बन गया। वह दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, जो उस गहराई की याद दिलाता था जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। अपनी भुजाओं के प्रत्येक झटके के साथ वह आभा के स्रोत के करीब आ गया। जैसे ही वह नीचे की ओर तैरा, सेकेंड मिनटों में बदल गए। जैसे जैसे वह गहराई में तैरता गया, ये जियाओ के फेफड़े हवा के लिए दर्द करने लगे। दबाव तेज हो गया और वह महसूस कर सकता था कि पानी हर तरफ से उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। उसके भीतर घबराहट बढ़ने का खतरा था, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई और उसकी छाती कड़ी हो गई। उसके आसपास की दुनिया धुंधली और विकृत होती दिख रही थी। पानी नीले रंग की घूमती हुई टेप पेस्ट्री बन रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है, प्रकाश की एक किरण उसकी आंख पर पड़ी। यह उसके नीचे एक बिंदु से निकलने वाली हल्की चमक थी। ये जियाओं का दिल नई ऊर्जा से भर गया और उसने खुद को स्रोत की ओर प्रेरित किया। अंततः वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी आभा सबसे मजबूत थी। वहां पानी के नीचे मंद रोशनी के बीच
उसने रेत में छिपी एक छोटी चमकती हुई वस्तु देखी। इससे एक सौम्य चमक निकली जो पानी में एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। अपने तेज दिल के साथ ये जियाओ ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां वस्तु से टकरा रही थीं। जैसे ही उसका हाथ उसके चारों ओर बंद हुआ, ऊर्जा का एक उछाल उसके माध्यम से प्रवाहित हुआ। उसके और रहस्यमय वस्तु के बीच एक संबंध बन गया। वह इस अप्रत्याशित खोज से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसका दिमाग सवालों और संभावनाओं से जूझ रहा था। झील की गहराई में मंडराते हुए ये जियाओ ने चमकती हुई वस्तु को अपनी हथेली में पकड़ लिया। यह है, ये जियाओ ने अचानक भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रहस्यमय वस्तु को अपने हाथ में पकड़कर ये जियाओ की इंद्रियां अचानक सतर्कता से झनझना उठीं। इससे पहले कि वह स्थिति को पूरी तरह समझ पाता, उसका परिवेश धुंधला और बदल गया। यह ऐसा था मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति, ऊर्जा के भंवर ने खींच लिया हो, जिसने उसे पूरी तरह से अलग स्थान पर पहुंचा दिया हो। जैसे ही उसका दिमाग धीरे धीरे भटकाव वाले अनुभव से दूर हुआ, ये जियाओ ने खुद को एक विशाल और शानदार हॉल में खड़ा पाया। उसके सामने के दृश्य की भव्यता ने उसे अचंभित कर दिया। हर दिशा में सैकड़ों ऊंचे खंभे फैले हुए थे। उनकी सतहें जटिल डिजाइनों और नक्काशी से सजी हुई थीं। हॉल में भव्यता और कालातीता का माहौल था। इसकी वास्तुकला और पैमाने किसी भी चीज से परे थे जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। खंभे ऊपर की ओर उड़ गए और इतनी ऊंचाई पर गायब हो गए कि मानो आसमान छू रहे हों। हॉल का विशाल दायरा ये जियाओ को उसकी तुलना में छोटा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। इस जगह क्या है, जिज्ञासा के साथ ये जियाओ ने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज पॉलिश फर्श पर गूंज रही थी। अंतरिक्ष अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। खंभे एक भूल भुलैया का निर्माण कर रहे थे जो उसे अन्वेषण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। स्तंभों पर की गई नक्काशी में लड़ाई, परिदृश्य और दिव्य प्राणियों के दृश्य दर्शाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसी कहानी बता रहा था जो मनोरम और रहस्यमय दोनों थी। जैसे जैसे ये जियाओ हॉल में गहराई से आगे बढ़ता रहा, वे इस एहसास को हिला नहीं सका कि उसे किसी असाधारण चीज का सामना करना पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि हवा स्वयं ऊर्जा से चार्ज हो गई है, प्राचीन शक्ति की एक अंतर्धारा जो हॉल की दीवारों के माध्यम से स्पंदित हो रही है। वह उस शिल्प कौशल से आश्चर्यचकित थे जो इस विस्मयकारी स्थान को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही वे छत की ओर पहुंचे, खंभों की सुंदर वक्रता का अनुसरण करते हुए उनकी नजर ऊपर की ओर घूम गई। छत अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी, जो जटिल पैटर्न से सजी हुई थी, जो मंद रोशनी में बदलती और नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी। हॉल में कालातीता की भावना झलक रही थी, मानो यह सामान्य वास्तविकता की सीमा के बाहर मौजूद हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड 135 अध्याय 235 यादों का दायरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ का दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क उठा। वह इस रहस्यमय जगह के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सका, इस एहसास को कि उसने ज्ञान और शक्ति के एक छिपे हुए क्षेत्र पर ठोकर खाई थी। जैसे ही वह खंभों के बीच से गुजरा, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इस भव्य हॉल में क्या रहस्य है। अपने प्रत्येक कदम के साथ ये जियाओ को प्राचीन शिल्प कौशल और स्तंभों को सजाने वाली कहानियों के प्रति श्रद्धा की भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि हॉल सदियों पुराने इतिहास से गूंज रहा है और वे इस राजसी स्थान पर एक क्षणभंगुर आगंतुक था। इस जगह क्या है, ये जियाओ के दिमाग में फिलहाल यही एकमात्र विचार चल रहा था। अचानक ऊर्जा के एक उछाल ने शांत वातावरण को बाधित कर दिया।
और धुंध में डूबा हुआ एक रूप उसके सामने उभर आया। यह एक धुंधली आकृति थी जिसे ये जियाओ स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। हालांकि ये जियाओ की आंखें उस आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकीं, लेकिन उन्हें अपने चारों ओर एक भयावह आभा का आभास हुआ। इसका वर्णन कैसे करें? यह एहसास ऐसा था जैसे ये जियाओ एक अथाह शक्ति का सामना कर रहा था जो उसे आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। यह उसकी समझ से परे की शक्ति थी जो उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा को भी खत्म करने में सक्षम थी। ये जियाओ को यहाँ तक महसूस हो रहा था कि ब्रह्मांड की शक्ति के साथ भी वे इस धुंधली आकृति के सामने टिक नहीं सकता। अगर धुंधली आकृति चाहे तो ये जियों को एक पल में 100 बार मार सकती है। धुंधली आकृति से आने वाली भयावह आभा को महसूस करने के बाद ये जियो ने इस तरह की भावना का अनुभव किया। अचानक एक आवाज जो समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करती हुई प्रतीत होती थी, इस स्थानिक क्षेत्र में दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। यह उस धुंधली आकृति की आवाज थी जो बोल रही थी, बधाई हो, आप इस स्थान पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि असंख्य विमान आयामों के निर्माण के बाद कुछ 100 वर्षों के अंतराल में मेरे यहाँ 2 आगंतुक होंगे। अरबों वर्षों तक पबत फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 2 आगंतुक ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि वह भयावह आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे धुंधली आकृति से कोई द्वेष महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह तनावग्रस्त नहीं था। जहां तक उसे याद है, लाल लबादे वाले आदमी ने ये जियाओ से कहा कि कोई भी कभी भी सभी परीक्षणों को पार करने में सक्षम नहीं हो पाया है और अपने मालिक द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त कर सका है, और रानी के अलावा बाकी 8 लोग मर गए। वह यहाँ तक सोच रहा था कि वे इस रहस्यमय हॉल में आने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन यह पता चला कि वे गलत था। वह व्यक्ति मेरी व्यक्तिगत परीक्षा पास करने के लिए बहुत कमजोर था। वह अब किसी भी समय मर सकता है। वे धुंधली आकृति अपनी दूर की लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में बोली। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं अराजकता का पिछला राजा रीन यान फेंग हूँ। अराजकता का पिछला राजा। जैसे ही ये जियाओ ने ये 4 शब्द सुने, ये जियाओ के दिमाग में तीव्र लेकिन अजीब भावनाओं की लहर दौड़ गई। यह इतिहास के पन्नों में अंकित एक उपाधि थी, एक ऐसा नाम जो अपार शक्ति और प्रभुत्व का पर्याय था। आखिरकार अराजकता के राजा किंवदंतियों के पात्र हैं। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। उससे पहले से ही कुछ अंदाजा था जब उसने धुंधली आकृति से आने वाली भयावह आभा से उस भयानक अनुभूति को महसूस किया। उसे अपने अनुमान के सच होने की उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में अराजकता के पिछले राजा से व्यक्तिगत रूप से मिल रहा था, और साथ ही ये जियों का मानना था कि कैओस का खजाना लोटस उसे प्राप्त करना चाहता है जो इस रहस्यमय हॉल में कहीं स्थित है। जैसे ही ये जियाओ के दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगे, उसने अचानक पूछा, यह कौन सी जगह है? कैओस के पिछले राजा ने अपने शब्दों में अधिकार और प्राचीन ज्ञान का भाव रखते हुए जवाब दिया। उन्होंने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कुराहट नहीं थी, यह जगह स्मृतियों का क्षेत्र है। स्मृति का क्षेत्र? इसका क्या मतलब है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। अपने पिछले जीवन के हजारों वर्षों के अनुभव के बावजूद भी वे इस रहस्यमय हॉल के उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सका। ये जियाओ को जवाब देने से पहले अराजकता का पिछला राजा मुस्कुराया। हालांकि उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन यह इतनी धुंधली नहीं थी कि उसके मुंह के दोनों कोनों पर बने वक्र को छिपा सके। और फिर आखिरकार उसने कुछ असाधारण खुलासा किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा स्थान है जहां अनगिनत जिंदगियों की गूंज मिलती है। पिछले युग के सर्वोच्च प्राणियों की यादें, अनुभव और सबक यहाँ संरक्षित हैं। जैसे ही कैओस के राजा ने बात की, उन्होंने रहस्यमय नक्काशी से भरे हजारों ऊंचे
प्राचीन पत्थर के खंभों की ओर इशारा किया और कहा, इनमें से प्रत्येक स्तंभ एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के पूरे जीवनकाल की यादें रखता है। ये यादें परिष्कृत और शुद्ध हैं, बिना कोई भी बेकार अतिरिक्त स्मृति का। प्रत्येक टुकड़ा उन अनुभवों को परिभाषित करता है जिनसे सर्वोच्च विशेषज्ञ गुजरा है। प्रत्येक युद्ध कौशल जो सर्वोच्च विशेषज्ञ ने अपने पूरे जीवन में सीखा है, प्रत्येक साधना तकनीक जो सर्वोच्च विशेषज्ञ ने विकसित की है, और अराजकता के विशाल विस्तार के बारे में सारा ज्ञान और खेती के बारे में पता होना चाहिए। ये स्तंभ, उनमें से हर एक कुछ ऐसा है जिसे हासिल करने के लिए अनगिनत देश युद्ध छेड़ देंगे। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ सदमे और आश्चर्य से हाँफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस रहस्य उद्घाटन ने ये जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उनके आसपास के खंभे केवल अलंकृत सजावट नहीं थे, बल्कि स्मृति के बर्तन थे जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने वाले लोगों के साथ को संरक्षित करते थे और अंततः अराजकता के राजा के मुंह में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गए थे। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक कुछ सोचा हो और पूछा, तो मैं यहाँ हूँ? हाँ। इससे पहले कि ये जियाओ अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने अराजकता के पिछले राजा की धुंधली आकृति देखी जो सिर हिलाते हुए समझा रहा था, यदि आप चाहें तो निश्चित रूप से आप इन यादों को अवशोषित करने के लिए यहाँ हैं। यदि आप इन यादों को अवशोषित करना चुनते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राचीन स्तंभ में सब कुछ है। आप केवल एक ही स्तंभ से स्मृतियों को समाहित कर सकते हैं। मुझे बताएं, क्या आप स्मृतियों को समाहित करना चाहेंगे? मुझे बताओ, क्या आप पिछले युग के सर्वोच्च विशेषज्ञ की स्मृतियों को आत्मसात करना चाहेंगे? ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और तुरंत जवाब देना चाहा, लेकिन उसने अचानक महान व्यक्ति और कुछ चीजों के बारे में सोचा जो उसने फेंग यून से सीखी थीं। वह रुक गया और अराजकता के पिछले राजा को तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले पूछा, सर्वोच्च विशेषज्ञ, मुझे उनके बारे में और बताओ। जब ये जियाओ ने यह सवाल पूछा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि एक गहरी नजर उस पर टिकी हुई है। यह प्रश्न पूछने के बाद उसने महसूस किया कि धुंधली आकृति उसे गहराई से देख रही है। एक क्षण की चुप्पी के बाद धुंधली आकृति ने अंततः उत्तर दिया, क्या आप जानते हैं कि अराजकता के राजा का जन्म कैसे होता है? ये जियाओ ने अपनी भौहें उठाई और सिर हिलाया। उसे पता नहीं कि धुंधली आकृति यह क्यों पूछ रही थी, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया। वह यह उत्तर जानता था क्योंकि फेंग यून ने उसे इसके बारे में विस्तार से बताया था। हाँ, मुझे पता है। मुझे बताओ। साधना के कई क्षेत्र हैं, हालांकि एक योद्धा कितनी खेती कर सकता है इसकी एक सीमा है। सीमा एक ऐसी रेखा है जिसे कोई भी तब तक पार नहीं कर सकता जब तक कोई उस रेखा पर खड़ा है, और उस रेखा को आठ छिपा हुआ कहा जाता है। आकाशीय ग्रहों के द्वार एक योद्धा द्वारा अराजकता संप्रभु क्षेत्र में विकसित होने के बाद उन्हें अपने शरीर के भीतर दिव्य आकाश के आठ छिपे हुए द्वार खोलने होते हैं। केवल तभी वह योद्धा अराजकता का राजा बन सकता है। हालांकि एक युग केवल अराजकता के एक राजा को जन्म दे सकता है, जैसा कि जब तक युग समाप्त नहीं होगा अराजकता का राजा गायब नहीं होगा और अराजकता का कोई दूसरा राजा पैदा नहीं होगा। ये जियाओं का जवाब सुनकर धुंधली आकृति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ, आप सही हैं। अराजकता का राजा बनने के लिए एक योद्धा को सबसे पहले अपने शरीर में आकाश के आठ छिपे हुए द्वार खोलने होंगे। हालांकि आकाशीय आकाश के इन आठ छिपे हुए द्वारों को खोलना इतना आसान नहीं है। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ वह होता है जिसने कैओ संप्रभु क्षेत्र को पार कर लिया है, लेकिन अभी तक दिव्यलोक के सभी आठ छिपे हुए द्वार नहीं खोले हैं। अनगिनत अराजक संप्रभु लोग एक युग में पैदा होते हैं
और जब तक वह युग अराजकता के राजा के गायब होने के साथ समाप्त होता है, तब तक वे अराजक संप्रभु अपने शरीर में स्वर्गीय आकाश के 8 छिपे हुए द्वार खोलना शुरू कर देते हैं। यह कहा जा सकता है कि वे सभी प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ अराजकता का अगला राजा बनने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां केवल एक ही सीट है और अनगिनत व्यक्ति खड़े हैं, हालांकि उनमें से केवल एक ही सफल हो सकता है। मैं जिस युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ वह भौतिक नहीं बल्कि आंतरिक है, खेती का युद्ध। क्योंकि सभी अराजकता संप्रभु जानते हैं कि उनमें से एक अराजकता का अगला राजा बन सकता है और खाली सिंहासन पर बैठ सकता है, उनमें से कई गलती करते हैं क्योंकि वे जल्द से जल्द उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं और सेलेस्टियल्स के 8 छिपे हुए द्वारों के उद्घाटन के दौरान छोटी सी गलती भी अराजक शासक की जान ले सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।